आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के एक चैप्टर को। टाइटल है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। यह चैप्टर हमें यह सिखाएगा कि अलग अलग तरह के फोर्सेस हमारे रोज़मर्रा के कामों में कैसे असर डालते हैं, जैसे साइकिल चलाना, फिसलना, झूला झूलना और भी ऐसी चीज़ें। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें सोचने और समझने में मदद करेंगे कि फोर्स कैसे काम करता है। क्वेश्चन 1 है, वाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाईसाइकिल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। जब हम साइकिल ऊपर की तरफ चलाते हैं तो यह किसी समतल जमीन पर, किसी फ्लैट ग्राउंड की तुलना में ज़्यादा कठिन क्यों लगता है। जवाब है इसका, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते समय हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। किसी भी गीली सतह पर फिसलना आसान क्यों होता है। जवाब है, क्योंकि पानी फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिससे सतह स्लिपरी हो जाती है, जो ग्राउंड है वो स्लिपरी हो जाता है और पैर आसानी से उस पर फिसल जाते हैं। क्वेश्चन 3, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिन टू कम डाउन। जब झूला अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचता है और नीचे आने लगता है तो हम हल्का सा तैरता हुआ क्यों महसूस करते हैं। जवाब है इसका, क्योंकि उस समय हमारे शरीर पर ग्रेविटेशन का असर बहुत कम महसूस होता है, जिससे हमें हल्कापन लगता है। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। लिखा है कि यह एक तेज हवा वाला दिन था। विंडी डे यानी तेज हवा वाला दिन था। सोनाली और रागिनी साइकिल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उनकी समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां अभी अभी शुरू हुई थी और वे अपने गांव के आसपास के खूबसूरत नज़ारों को, लैंडस्केप यानी खूबसूरत नज़ारों को देखने और एक्सप्लोर करने यानी खोजने जा रहना चाहती थी। साइकिल के टायर्स में हवा भरने के बाद वे निकल पड़ी। जैसे ही वे गांव से गुजरी, हवा तेज़ी से उनके पास से गुजरी। रागिनी कहती है, अरे नहीं, हवा मुझे ज़ोर से धकेल रही है। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, हम हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम हवा के विपरीत जा रहे हैं। हमें तेज जाने के लिए पेडल और जोर से दबाने होंगे। उनका रास्ता एक लंबी चढ़ाई से पहाड़ी की चोटी तक गया। हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा। रास्ते के कुछ हिस्से रफ थे यानी ऊबड़ खाबड़ थे, जहां पैडल मारना मुश्किल था, जबकि कुछ हिस्से बहुत स्मूथ थे। जब वे ऊपर पहुंची और नज़ारा देख रही थी, उन्होंने दूर से थंडर यानी गरजने की आवाज़ सुनी और लाइटनिंग यानी बिजली चमकती हुई देखी। भले ही वह इस सुंदर नज़ारे को देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया। वापसी में जब वे सीप यानी भेड़ों के झुंड से गुजरी, उन्होंने साइकिल की घंटी बजाई और डायरेक्शन बदलने के लिए हैंडल घुमाया। जब वे पहाड़ी की ढलान से, स्लोप यानी ढलान से नीचे आ रही थी, उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल बहुत तेज चल रही है, जबकि वे पैडल भी नहीं मार रही थी। सोनाली चिल्लाई, वाह कितना मज़ेदार है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नीचे की ओर खींच रहा है। यह क्या हो सकता है। अब चलिए इनके क्वेश्चनों के जवाब ढूंढते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या है। फोर्स में हम जानेंगे पुश और पुल के बारे में। पुश मतलब होता है धकेलना और पुल मतलब खींचना। एक्टिविटी 5.1 लिखा है, टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स। एक बड़े से गत्ते का डिब्बा लो। ट्राई मूविंग द बॉक्स इन मैनी डिफरेंट वे एज यू कैन थिंक ऑफ। उस बॉक्स को जितना अलग तरीके से आप धकेल सको या हिला सको, आप उसको हिलाओ। फिर आगे लिखा है कि क्या आपने उस बॉक्स को फिगर 5.1 में दिखाई गई तरीके के अलावा किसी और तरीके से भी हिलाने की कोशिश की। जिस भी तरीके से आपने उस बॉक्स को हिलाया होगा, उसमें आपको धक्का, या तो आपने उसमें को पुश किया होगा या फिर आपने उसको पुल किया होगा, यानी या तो आपने उसे धकेला होगा किसी तरीके से या फिर उसको खींचा होगा। साइंस में किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर लगाया गया पुश और पुल यानी धक्का या खिंचाव फोर्स कहलाता है। तो डेफिनेशन है, जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। आगे लिखा है टॉपिक, व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लगाए जाए, जिस बॉडी पर लगाया जाए, उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है। हमने अपने डेली लाइफ में हर समय
या तो पुश किया है या खींचा है, यानी हम या तो किसी चीज़ को धकेलते हैं या उसको खींचते हैं, अक्सर बिना महसूस किए। आओ कैसे कुछ ही ऐसी ही अनुभवों को एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस को याद करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं। लिखा है एक्टिविटी 5.2 में, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1। ऐसे कुछ एग्जाम्पल सोचो, ऐसी कुछ सिचुएशन सोचो जहाँ किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया हो, धकेला गया हो या खींचा गया हो, और उन्हें 5.1 में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है, एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो और उस पर फोर्स के प्रभाव को टेबल में लिखो। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, कि आपका दोस्त पीछे से आपकी चलती साइकिल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स है होगी पुल, यानी खिंचाव हो रहा है। यहाँ पर असर क्या डाल रहा है, इफेक्ट है स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, या तो साइकिल रुकेगी या उस साइकिल की स्पीड कम होगी। नेक्स्ट है, हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। यहाँ पर फोर्स लग रही है पुश, यहाँ पर बॉल को बैट से धकेला जा रहा है। इफेक्ट होगा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, जो बॉल आ रही थी उस पर हिट करने के बाद जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट है, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, फूले हुए गुब्बारे को दबाना। तो यहाँ पर पुश हो रहा है, गुब्बारे को दबाया जा रहा है। इससे इफेक्ट होगा चेंज इन शेप ऑफ द बैलून, बैलून का जो शेप है वो बदलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एग्जाम्पल से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्या फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, क्या फोर्स जिस पर लगाई जाए क्या उस ऑब्जेक्ट को वो फोर्स रोक सकती है, क्या फोर्स किसी की स्पीड को कम कर सकती है, या डायरेक्शन बदल सकती है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकती है। इस बारे में आगे जानते हैं। फिगर 5.2, अप्लाइंग फोर्स एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के आंसर्स भी आगे भी लिखे होंगे। नेक्स्ट है कि इन एवरीडे लाइफ, की हर रोज़ की ज़िंदगी में हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां फोर्स लगाया जाता है, जैसे ड्रॉवर खोलना यानी दराज खोलना, रबर बैंड खींचना, किसी चलती बॉल को या आती हुई बॉल को रोकना जैसे एक फील्डर करता है, फुटबॉल को किक करना, बाइसाइकिल को चलाना ब्रेक लगाकर, या फिर रोलिंग या चलती बाइसाइकिल को रोकना या फिर ब्रेक लगाना, या फिर रोलिंग अ चपाती, एक चपाती या रोटी बनाने के लिए भी फोर्स लगाई जाती है। और यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा का हैंडल मोड़ने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट पर क्या असर पड़ता है। व्हाट इफेक्ट कैन द अप्लाइड ऑफ द फोर्स हैव एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जवाब भी आगे लिखा है, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है तो उस पर किस तरीके से असर पड़ेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए तो उस ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है, एक ही जगह रुकी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट शायद चलना फिर से शुरू कर दे। अगर वह ऑब्जेक्ट पहले से चल रही है तो उसकी स्पीड फोर्स लगाने पर बदल जाएगी, या तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी अगर हम उसे खींचेंगे, और अगर हम उस पर जोर लगाएंगे, धक्का देंगे, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदली जा सकती है, और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की शेप भी बदली जा सकती है, या फिर फोर्स से इनमें से एक से अधिक उस पर असर डाली जा सकती हैं। किसी ऑब्जेक्ट की एक साथ या तो स्पीड, डायरेक्शन और शेप भी बदली जा सकती है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट पूछ रहा है कि डज दिस मीन दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब है कि जब भी स्पीड, डायरेक्शन और शेप, क्या इसका मतलब है कि जब भी स्पीड, डायरेक्शन या शेप बदलता है तो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा हुआ होता है। तो जवाब है यस, बिल्कुल। फोर्स के बिना इनमें से कोई भी बदलाव नहीं हो सकते। स्टेप फर्दर में लिखा है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है, पहले से ही एक जगह रुकी हुई है। क्या इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? और आंसर है इसका नहीं। इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहे हैं, वे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं।
अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो इसका जवाब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ से बैलेंस हो चुका है, इसलिए वो हिल नहीं रहा। और बैलेंस फोर्सेस के बारे में आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे। अब क्वेश्चन है, आर फोर्सेस एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एक इंटरेक्शन का परिणाम है? इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि जब आप टेबल को धक्का देते हो तो तुम्हारा हाथ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट मेज है, तो दोनों पर फोर्स लग रहा है, दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हाथ और मेज आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पर के संपर्क में आ रहे हैं, एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं। थिंक ऑफ ऑल एक्शन लिस्टेड इन टेबल 5.1। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप भी सोचिए और टेबल 5.1 में लिखिए। ध्यान दो, नोटिस करो कि फोर्स का असर तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट किसी तरह से आपस में इंटरेक्शन करती हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तभी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है। इन एग्जाम्पल से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी फोर्स के होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट का आपस में जुड़ना या एक दूसरे पर असर डालना या संपर्क में आना जरूरी है। डेफिनेशन है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जो दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ उससे परस्पर इंटरेक्शन के कारण होता है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब फोर्स दो तरीके से लगता है, या तो उस पर पुश होगा या पुल होगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज एन। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है और सिंबल एन है। अ स्टेप फर्दर में लिखा है नेक्स्ट पेज में कि जब आपने टेबल को अपने हाथ से धक्का दिया, क्या आपने अपने हाथ पर भी फोर्स को महसूस किया, दबाव महसूस किया? जैसे ही आपने धक्का देना बंद किया होगा, आपने अपने हाथ पर लगा फोर्स खत्म हुआ महसूस किया होगा, कि आपके जो हाथ है उस पर भी फोर्स खत्म हो गया होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में संपर्क में आती हैं, आपस में एक दूसरे पर दबाव डालती हैं या खिंचाव करती हैं, तो हर वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स का अनुभव करती है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होती है। जैसे ही ये इंटरेक्शन रुकता है, दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स महसूस करना बंद कर देती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी तरीके की होती हैं? तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में लिखा है कि कई सिचुएशन में हम पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए हमारे शरीर और उस ऑब्जेक्ट के बीच शारीरिक संपर्क जरूरी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जरूरी है कि जब तक हम उसको छुएंगे नहीं तो हम उसे धकेलेंगे कैसे। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट। यह संपर्क, यह खिंचाव या ये दबाव सीधा भी हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, जैसे हाथ या शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल करके, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, हम किसी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को धकेलने में, रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं खींचने में। नेक्स्ट है, ऐसे फोर्स जो केवल तब काम करते हैं जब ऑब्जेक्ट के बीच किसी तरीके का फिजिकल टच हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, तो ऐसे फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, यानी मांसपेशियों का बल। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स भी है। जब हम चलना, दौड़ना, उठाना, धक्का देना, कूदना या शरीर को फैलाना, स्ट्रेच करना जैसे काम करते हैं, तो यह फोर्स हमारे शरीर की मसल्स से पैदा होती है। यह फोर्स मस्कुलर फोर्स अकर व्हेन मसल्स कॉन्टैक्ट एंड इलोंगेटेड। कि मांसपेशियां, मसल्स का फोर्स तब पैदा होता है जब मसल्स सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर एलोंगेटेड यानी फैलती हैं। किसी भी गतिविधि के दौरान जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमारी जो हम कुछ उठा रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं वो या तो पहले कॉन्टैक्ट होंगी यानी सिकुड़ेंगी, या फिर बाद में फैलेंगी, इलोंगेटेड होंगी। तो ये दोनों गतिविधियाँ होती रहती हैं मसल्स का इस्तेमाल करते वक्त। एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स आर यूज मस्कुलर फोर्सेस फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। जानवर, पक्षी, मछलियाँ और कीड़े अपने चलने फिरने और जीवित रहने के लिए भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है फिगर 5.3 में लिखा है यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बीइंग। यह दिखाता है कि अलग अलग जीव जैसे हिरन, सांप, डॉल्फिन, बच्चे, पक्षी सब अपने तरीके से अपने मसल्स का बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने कुछ जानवरों की मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल लंबे समय तक कई कामों करने के लिए किया है। जैसे कि आपने फिगर 5.4 में देख ही रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके से किसान बैलों की फोर्स का इस्तेमाल करके, उनकी ताकत का इस्तेमाल करके खेत जोत रहा है। तो दूसरी तरफ एक हॉर्स दिखाया गया है जहाँ हॉर्स की मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर गाड़ी खींची जा रही है। एवरहार्ड ओप में लिखा है कि मस्कुलर फोर्स हमारे शरीर के अंदर कई कामों में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस या इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यह ताकत हमें खाना चबाने, पचाने की प्रोसेस के दौरान एलिमेंट्री कैनल यानी पाचन नली से आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारे दिल की मांसपेशियों का एक्सपेंशन यानी फैलना और कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, हमारे दिल की जो मसल्स हैं उनका फैलना और सिकुड़ना हमारे शरीर में खून के बहने देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस की वजह से हम जीवित रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंक्शन, कि एक बॉल जो एक फ्लैट ग्राउंड पर लुढ़क रही हो है कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। एक बॉल जब किसी फ्लैट ग्राउंड पर लुढ़क रही होती है तो वह कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। अगर हम फ्लैट ग्राउंड पर साइकिल चलाते पैडल मारना बंद कर दे तो वह भी थोड़ी समय बाद धीमी हो जाती है और रुक जाती है। अगर सड़क ऊबड़ खाबड़ हो तो वह चिकनी सड़क की तुलना में एक स्मूथ सड़क की तुलना में जल्दी रुक जाती है। आपने ऐसे अनुभव किए होंगे। ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड में बदलाव किस कारण होता है? इसका जवाब आगे है कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलने के लिए फोर्स ज़रूरी होती है, लेकिन इन सभी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ समय बाद वह स्पीड भी रुक जाती है। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई फोर्स उन पर लग रहा हो, और वह फोर्स है कौन सी? क्या यह कोई कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है? इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट में लिखा है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट लें जिसका बेस बिल्कुल सपाट हो, बिल्कुल समतल हो, फ्लैट हो, जैसे कि लंच बॉक्स या फिर ज्योमेट्री बॉक्स। इनका जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल फ्लैट है, और उसे मेज या फर्श पर रखें। अब हल्के से धक्का दे और ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखिए कि क्या वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है जो उसे रोक रहा है? अब ऑब्जेक्ट के विपरीत दिशा में धक्का देकर दोबारा प्रयास करो, दोबारा कोशिश करो। क्या फिर से वह ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है? जब हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर तक फिसलने के बाद रुक जाती है। यह जरूर एक फोर्स के कारण होता है जो फिसलती हुई ऑब्जेक्ट और मेज पर या फ्लैट सरफेस के बीच लगता है, जो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है। यह फोर्स ऑब्जेक्ट या उसकी मोशन की डायरेक्शन के विपरीत एक अपोजिट दिशा में लगती है, यानी ये फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो इस फोर्स को कम करने में मदद करती है। यही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करती है। वह फोर्स, आगे यहाँ पर डेफिनेशन भी है इसकी, द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सिंपली फ्रिक्शन। वह फोर्स जो तब काम करती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या साधारण रूप में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करती है जिसमें ऑब्जेक्ट चल रही हो या चलाने की कोशिश की जा रही हो। यानी अगर हम फोर्स को धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन इस फोर्स को, हमारे धकेलने को कम करने की कोशिश करती है। यानी फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन है। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि यह दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से अराइज होती है, यानी उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन सरफेस में मौजूद इररेगुलरिटीज़ यानी असमानताएं जो ऊबड़ खाबड़ जगह है उनके कारण
प्रोड्यूस होती है। जो सरफेस देखने में स्मूथ लगती है उनमें भी बहुत छोटी छोटी वो होती है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस होती है, बहुत ही इतनी छोटी होती है, मतलब इतनी कम होती हैं कि हमें नज़र ना आए। जब ये सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो उनकी इरेगुलरिटीज़ यानी ऊबड़ खाबड़ या रफ सरफेस आपस में फंस जाती हैं, लॉक हो जाती है, और एक सरफेस दूसरे सरफेस पर हिलने की कोशिश का अपोज करती हैं, विरोध करती हैं। जवाब है इसका कि जब ये सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, जब दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में आती हैं, तो उनकी रफ सरफेस आपस में फंस जाती है और एक सरफेस दूसरे सरफेस को हिलने की कोशिश का विरोध करती है, यानी एक दूसरे को हिलने नहीं देती। एक्टिविटी 5.4 लिखा है कि एक्टिविटी 5.3 फिर से करें, लेकिन इस बार वही ऑब्जेक्ट अलग अलग सरफेस पर रखें, जैसे कांच यानी ग्लास पर, क्लॉथ पर, वुड पर, टाइल पर या फिर सैंड पर। क्या ऑब्जेक्ट 5.3 जितनी ही दूरी तय करने के बाद रुकती हैं? क्या ऑब्जेक्ट सभी सरफेस पर एक दूसरी दूरी पर ही रुक जाती हैं? अलग अलग सरफेस पर ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी चलकर रुकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस की नेचर पर निर्भर करता है। अगर जो सरफेस है वो खुरदुरा है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। खुरदुरे सरफेस पर फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, और अगर सरफेस स्मूथ है तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा। स्टेप फर्दर में लिखा है कि डस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन सॉलिड सरफेस। क्या फ्रिक्शन का फोर्स केवल तब लगता है जब ऑब्जेक्ट किसी सॉलिड सरफेस पर चल रही हो? तो फिर लिक्विड और गैस में चलती ऑब्जेक्ट का क्या? एयर, वाटर और दूसरे लिक्विड्स भी उनके अंदर ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। हवा, पानी और दूसरे जो लिक्विड है उनमें के अंदर भी फ्रिक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। इसलिए हवाई जहाज, जो एयरप्लेन होते हैं, शिप्स यानी जहाज होती है, समुद्री नाव, इन पर भी जब ये हाई स्पीड में भी होती हैं तब भी इनमें फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे एयरप्लेन और जो शिप होती है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है और हवा का दबाव होता है जो कि फ्रिक्शन का काम करता है, वैसे ही पानी में जब शिप चलती है, जो पानी का दबाव भी फ्रिक्शन का काम करता है। नेक्स्ट पेज में लिखा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। ऐसे कुछ फोर्सेस होती है जिनका असर हम महसूस कर सकते हैं, भले ही ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से ना टकराए, एक दूसरे के संपर्क में ना आए। इन फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। क्या आपको याद है कि क्लास 6 में आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था? हमने सीखा था कि एक मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जब दो मैग्नेट को आपस में लाया जाता है, अगर पोल्स एक दूसरे के जैसे हों, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। जबकि अगर पोल्स अलग अलग हो, नॉर्थ साउथ, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी खींचेंगे। इस बुक में पहले के एक चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ाया था, तो जो मैग्नेट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन यानी खिंचाव और रिपल्सन यानी धक्का भी पुश और पुल का ही एक रूप है, यानी फोर्स है। क्या आपको याद है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगाता है? एक्टिविटी 5.5 में लिखा है कि दो रिंग मैग्नेट्स को एक वुडन स्टिक यानी लकड़ी की छड़ी, मतलब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है? दो रिंग मैग्नेट और एक वुडन स्टिक, एक लकड़ी की छड़ी। स्टिक को वर्टिकली यानी खड़ी सिचुएशन में वुडन टेबल पर पकड़ते हुए एक रिंग मैग्नेट को स्टिक पर डालें। अब फिगर 5.7 में आपको दिया गया है। अब दूसरा रिंग मैग्नेट उसके ऊपर से डालें। इस तरह की दोनों मैग्नेट्स के पोल एक जैसे हों, मतलब मैग्नेट को ऊपर वाली रिंग को बिल्कुल ऐसे ही डालना है कि जिससे कि दोनों मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो सेम हो एक दूसरे के सामने। क्या दूसरा मैग्नेट पहले मैग्नेट के ऊपर हवा में तैर रहा है? अब दूसरे मैग्नेट को धीरे से नीचे धकेलो। क्या आपको, जब आप उसको धकेल रहे हो, अगर हवा में है और उसे धकेल रहे हो, तो क्या आपको फोर्स महसूस हो रहा है, कोई दबाव महसूस हो रहा है? अब दोनों मैग्नेट के पोल को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। क्या अब भी दोनों मैग्नेट्स को उल्टा करने पर भी दूसरा मैग्नेट
तैरता हुआ नजर आ रहा है। हम पाते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर बिना कांटेक्ट किए फोर्स लगाता है। मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाए गए फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्योंकि मैग्नेट बिना कांटेक्ट किए दूरी से फोर्स लगाता है, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। आगे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि एक प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक पॉलीथीन का टुकड़ा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लो। प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ को पॉलीथीन से जोर जोर से रगड़ो। वाइग्रसली का मतलब होता है बड़े ही जोर जोर से, और रब मतलब रगड़ना। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ को जोर जोर से एक पॉलीथीन पर रगड़ो। रगड़े हुए हिस्से को अपने हाथ या किसी मेटल ऑब्जेक्ट से ना छुए। अब इसे टेबल पर रखे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं। ध्यान रखें कि कागज के टुकड़े को छुए ना, जैसे फिगर 5.8 में दिया गया है। क्या आपने कुछ अजीब नज़र महसूस आया? क्या आपको कुछ अजीब दिखा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कागज के टुकड़े प्लास्टिक स्केल की तरफ खींचे जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं जब इसे कागज के पास लाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि जब दो ऑब्जेक्ट जो कुछ विशेष मटेरियल से बने हुए हों आपस में रगड़े जाते हैं तो उनकी सतह पर, उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। इन चार्जेस को स्टैटिक चार्ज कहते हैं क्योंकि ये अपने आप नहीं चलते। जिस ऑब्जेक्ट में स्टैटिक चार्ज आते हैं उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, यानी कि बिना चार्ज वाली वस्तुओं को, जो बिना चार्ज वाली ऑब्जेक्ट है, उन पर फोर्स लगाता है, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े। यहाँ आपने देखा कि चार्ज ऑब्जेक्ट किस तरीके से छोटे छोटे कागजों को अपनी तरफ खींच रहा है। द फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यह फोर्स तब भी काम करता है जब बॉडीज आपस में छूती नहीं है, एक दूसरे के टच में नहीं आती। चलिए अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बिना अलग अलग मटेरियल के बिना ऑब्जेक्ट के साथ एक और एक्टिविटी करते हैं। 5.7 में इसमें 2 बैलून लेने हैं, 2 थ्रेड लेने हैं, यानी 2 धागे लेने हैं, और एक वुलन क्लॉथ लेना है, एक ऊनी का कपड़ा। दोनों बैलून में हवा भरें और उन्हें एक तरह लटकाएं कि वे एक दूसरे को छुए ना। दोनों बैलून को वुलन क्लॉथ से रगड़े और ध्यान रहे रगड़े हुए बैलून को अपनी उंगलियों से ना छुएं। क्या आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा होगा कि दोनों बैलून एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दोनों बैलून को रगड़ा जाता है उस वुलन क्लॉथ से, तो हमको देखने को मिलेगा कि दोनों बैलून एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जैसे वे एक दूसरे को धक्का दे रहे हो। अब उसी वुलन क्लॉथ को, जिसका इस्तेमाल आपने बैलून्स को रगड़ने में किया था, रगड़े हुए बैलून में से एक के पास ले जाएं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वे एक दूसरे के पास आते जाते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे को खींच रहे हो। हम इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं? हमने पाया कि दो एक जैसे सिमिलर चार्ज वाले बैलून एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि एक चार्ज वाला गुब्बारा और वुलन क्लॉथ, जिसमें बैलून को रगड़ा गया हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्या यह दर्शाता है कि बैलून पर जो चार्ज है वह उस वुलन क्लॉथ के चार्ज से अलग प्रकार का चार्ज है? क्योंकि बैलून को एक ही तरीके से चार्ज किया गया है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने सिमिलर चार्ज एक्वायर किए होंगे। जैसे सिमिलर चार्ज वाले बैलून एक दूसरे को धकेलते हैं, हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं। रगड़े हुए ऑब्जेक्ट और जैसे रगड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे रगड़ा जाता है और जिसको रगड़ा गया, 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे वुलन क्लॉथ और बैलून, दोनों चार्ज हो जाते हैं, लेकिन वे डिफरेंट काइंड के होते हैं, दोनों पर चार्ज अलग हो जाता है। उनका अट्रैक्शन यह दर्शाता है कि उनका द अट्रैक्शन शोज दैट अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कि उनका
अट्रैक्शन यह दर्शाता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्ज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डेफिनेशन है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट द्वारा किसी दूसरे चार्ज वाली ऑब्जेक्ट या किसी बिना चार्ज वाली ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहती है, और यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आगे आज स्टेप फर्दर में लिखा है व्हेन द चार्ज मूव द कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब चार्ज चलते हैं, जब चार्ज फ्लो होता है तो वे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बनाती हैं। यही करंट एक बल्ब को जलाता है या गर्मी या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एक्टिविटी 5.8 लिखा है कि टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड डस इट कम डाउन। एक बॉल ले और उसे सीधा ऊपर की ओर फेंके तो क्या वह नीचे की तरफ आएगा? क्या वो नीचे आकर गिरेगी बॉल? ना। अब उसे फिर से फेंके लेकिन इस बार ज़्यादा जोर से, क्या फिर से वह ज़मीन पर वापस आती है? आपने आसपास की अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचे जहां कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में ऊपर फेंकी जाए तो आखिर में वह गिरकर जमीन पर या फर्श पर ही वापस आती है। कुछ ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की ओर गिर जाती हैं, मतलब सभी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गिरती हैं। क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गिरती है, इसका मतलब है कि पृथ्वी यानी अर्थ अपनी ओर उन्हें खींच रही है, उन्हें पुल कर रही है। जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपली ग्रेविटी भी कहा जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिना ऑब्जेक्ट को छुए उस पर असर करता है, इसलिए यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उनको धकेल भी सकता है, दोनों ही कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही सीधे वर्टिकली डायरेक्शन में नीचे की ओर गिरता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वह सीधा ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, ऊपर जाकर कुछ समय के लिए रुकती है और फिर सीधी वर्टिकली डायरेक्शन में नीचे आकर गिर जाती है। ऊपर जाते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार कम होती जाती है जब तक कि वह रुक ना जाए, फिर उसकी स्पीड की डायरेक्शन बदल जाती है और नीचे आते समय स्पीड बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा है। जो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने फेंकी है या धकेली है वो वर्टिकल मोशन में है जब वह ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में डायरेक्शन चेंज करती है। नेक्स्ट है वेट एंड इट्स मेजरमेंट। भार और उसका मतलब इसका मेजरमेंट, माप। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेल्फ इट्स कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे उस ऑब्जेक्ट के वेट कहा जाता है। जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। वेट यानी भार, वजन। यह दर्शाता है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से, कितनी ताकत से अपनी ओर खींच रही है। क्योंकि वेट एक ही फोर्स है इसलिए उसे यूनिट्स में मापा जाता है, जिससे फोर्स को भी मापा जाता है, फोर्स को भी मेज़र किया जा सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। वेट की एसआई यूनिट भी न्यूटन है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इफ द अर्थ पुल नेवर ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्थ हर ऑब्जेक्ट को सिमिलर फोर्स से, इक्वल फोर्स से खींचती है। एक्टिविटी 5.9 इसमें लिखा है
टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस सच एज पेंसिल बॉक्स, अ टिफिन बॉक्स एंड अ स्मॉल स्टोन। एक स्प्रिंग लो, एक अलग अलग तरीके के मतलब जिनका अलग अलग मास हो, जैसे पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स और स्मॉल स्टोन। स्प्रिंग का एक सिरा किसी कील से टाक दो, दूसरे सिरे से कोई ऑब्जेक्ट लटकाएं और स्प्रिंग को देखें। क्या स्प्रिंग इस समय जब किसी ऑब्जेक्ट को उस पर लगाया जाए नीचे इस वाली पॉइंट पर, तो क्या स्प्रिंग खींच रही है नीचे की तरफ। अब बाकी ऑब्जेक्ट को भी एक एक करके लटकाए और हर बार स्प्रिंग में होने वाले खिंचाव को देखें। क्या हर ऑब्जेक्ट में होने वाला खिंचाव एक जैसा है। आपने देखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से लटक जाती है तो स्प्रिंग अर्थ द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से खिंचती है। हमें ये जानने को मिलेगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से स्प्रिंग में होने वाला खिंचाव अलग अलग है। इससे पता चलता है कि अर्थ अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग बार अलग अलग फोर्स से खींचता है, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग होता है। क्या हम स्प्रिंग को का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट का वेट नापने के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा स्प्रिंग खिंचेगी, जितना ज़्यादा स्प्रिंग एक्सपेंड होगा उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका वेट कितना है। आज स्टेप फर्दर में लिखा है स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर वेट। स्प्रिंग बैलेंस एक साधारण डिवाइस है जिसका इस्तेमाल वेट या फोर्स को मापने के लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विथ अ हुक अटैच ऑन एट द अदर एंड। यह एक स्प्रिंग से बना होता है यह डिवाइस, जिसमें एक सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता है, दूसरा सिरे स्प्रिंग के दूसरे सिरे में हुक लगा होता है। जब हम उस हुक से कोई ऑब्जेक्ट लटकाते हैं तो स्प्रिंग खींचता है और जितना खिंचाव होता है उससे उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाता है। इस बैलेंस पर एक स्केल होता है जिस पर न्यूटन एन से फोर्स दिखाने के लिए निशान बने होते हैं। अक्सर इसमें एक और स्केल होता है जो मास को यानी ग्राम में दिखाता है। द वैल्यूज हैव बीन मार्क्ड विथ द अजम्पशन दैट द स्प्रिंग इज यूज ऑन द अर्थ। इस आधार पर कुछ मार्क बने होते हैं स्प्रिंग बैलेंस का कि किस तरीके से स्प्रिंग का इस्तेमाल अर्थ पर हो रहा है और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से खींच रहा है। आओ अब हम स्प्रिंग बैलेंस से भार मापना सीखें, लेकिन पहले जिस तरह हमने थर्मोमीटर के साथ किया था उसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। एक्टिविटी 5.10 में लिखा है लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस सो इन फिगर 5.13 केयरफुली। कि फिगर में देखिए दिखाए गए स्प्रिंग बैलेंस को ध्यान से देखो। यह अधिकतर कितना वेट मेज़र कर सकता है। यह मैक्सिमम 10 न्यूटन तक वेट नाप सकता है, इसलिए इसकी रेंज 0 से 10 न्यूटन है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह स्प्रिंग बैलेंस सबसे छोटा कितना वेट नाप सकता है। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस सो इन फिगर 5.13 एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। दो बड़े निशानों के बीच वेट को में कितना अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 0 और 0.1 n के बीच या 0.1 n और 0.02 न्यूटन के बीच का जो वेट है उसमें जो डिफरेंस है वो है 1 न्यूटन। नेक्स्ट आगे लिखा है हाउ मैनी डिवीजन सोन बाय सिमिलर मार्क आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क। इन दोनों बड़े निशानों के बीच कितनी डिवीज़न, कितनी छोटी रेखाएं हैं। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दिस मार्क। इन निशानों में 5 डिवीज़न हैं। आगे क्वेश्चन है हाउ मच वेट डस वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट। एक छोटे डिवीज़न में कितने भार दिखाई देते हैं। तो जवाब है कि एक छोटे डिवीज़न में 1 न्यूटन डिवाइड बाई 5 यानी 0.2 न्यूटन है। इसलिए यह स्प्रिंग बैलेंस सबसे छोटा जो वेट है वो है 0.2 न्यूटन माप सकता है। अब इसी तरीके से अपने पास दिए गए स्प्रिंग बैलेंस का सबसे छोटा भार जो वेट है उसका मतलब मेज़र करो उसे। ऐसा मतलब एक एक्टिविटी दी गई है। आपके स्कूल में भी स्प्रिंग बैलेंस का रेंज और सबसे छोटी डिवीज़न का मेज़र अलग हो सकता है। इसलिए जिस स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग डिवाइस का आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसे ध्यान से ज़रूर देखना जब कोई आप इस तरीके की एक्टिविटी करें। तो मतलब कहना चाहते हैं कि हर स्प्रिंग बैलेंस जो डिवाइस है उसका जो मेज़रमेंट स्केल है वो भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट है
एक्टिविटी 5.12 लेट अस मेजर में लिखा है टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट। अब स्प्रिंग बैलेंस लो और कुछ ऑब्जेक्ट लो। ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैलेंस की मैक्सिमम कैपेसिटी से भारी ना हो, वरना यह खराब या डैमेज हो सकता है। ऑब्जेक्ट को एक एक करके हुक से लटकाए। स्केल पर वेट को ध्यान से पढ़ें और अपने ऑब्जर्वेशन 5.2 टेबल में लिखें। आप एक्टिविटी 5.110 और 5.12 को स्प्रिंग बैलेंस के लेफ्ट तरफ दिए गए मास स्केल में दोहरा सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट का मास मापा जा सके। अ स्टेप फर्दर आगे लिखा है किसी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास हम इनडायरेक्टली रूप से नाप सकते हैं। इसका वेट स्प्रिंग बैलेंस से नाप कर या इससे किसी अननोन मास वाली ऑब्जेक्ट्स के वजन से बीम बैलेंस द्वारा कंपेयर करके। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का वेट लगभग हर जगह अर्थ पर समान रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल कामों में ऑब्जेक्ट का वेट माप कर ही उसका मास मान लेना ठीक है। जैसे कि हमने पहले क्यूरियोसिटी क्लास 6 में मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर में सीखा था, मास किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर की मात्रा है। इसे हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में माप सकते हैं। इसका मान यानी इसका जो मेज़रमेंट है या इसकी वैल्यू है हर जगह सेम रहती है। दूसरी ओर वेट वह ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे अर्थ या कोई और ग्रह किसी और तरीके से खींचती है। क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बदल सकता है, जैसे अलग ग्रहों पर यह बहुत अलग होता है, इसलिए वेट बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदल सकता। स्टेप फर्दर में लिखा है कि अलग अलग प्लैनेट्स पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होती है, इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स पर ऑब्जेक्ट का वेट भी अलग अलग होता है, जैसे कि नीचे दिए गए टेबल में दिखाया गया है। जबकि मास इनका समान रहता है, मास सेम रहता है। प्लैनेट अर्थ यहाँ पर दिया गया है, प्लैनेट्स के नाम अर्थ, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट अगर 1 kg है तो दूसरे प्लैनेट पर मतलब अलग अलग दिया है 10 न्यूटन होगा। अगर 1 kg है मतलब यहाँ पर टेबल दिया गया, आप इसको समझ लेना। स्टेप फर्दर में लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ पर्टिकुलरली फ्रॉम द गुड्स वी कॉमन यूज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कि रोज़ की ज़िंदगी में खासकर जिन चीज़ों का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उनमें हमें ऑब्जेक्ट में मौजूद मैटर्स की मात्रा या फिर मास की ज़्यादा परवाह होती है, बजाय इसकी कि वे अर्थ पर कितना फोर्स लगा रही है, कितना उनका वेट है। हालांकि भले ही मास की यूनिट्स इस्तेमाल होती है, लेकिन आमतौर पर मास शब्द ही जगह वेट शब्द बोला जाता है। जैसे कहा जाता है कि गेहूं की बोरी का वेट 10 kg है, लेकिन वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट रूप से यह सही नहीं है और ये सही शब्द को सही यूनिट्स के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, चाहे रोज़मर्रा की भाषा में लोग इन्हें कैजुअल तरीके से ही क्यों ना बोलें। आगे है टॉपिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अगर हम फ्लोटिंग मतलब तैरना और सिंकिंग मतलब डूबना, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट पानी पर रखें तो उनमें से कुछ तैरती हैं जबकि कुछ नीचे बॉटम में चली जाती हैं, डूब जाती हैं। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो फिर ये सभी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर क्यों चली जाती हैं? जब हम एक बकेट में पानी एक मग की मदद से निकालते हैं तो क्या आपने नोटिस किया है कि मग पानी के अंदर रहते हुए हल्का लगता है? आइए इसके बारे में इसे समझने की कुछ कोशिश करें। एक्टिविटी 5.13 में लिखा है कि एक खाली प्लास्टिक बोतल ले जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो और पानी से भरी एक बकेट ले। बोतल को पानी में दबाए, जैसे फिगर 5.15 में दिखाया गया है। क्या आपको एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की ओर धक्का महसूस होता है? यहाँ पर बोतल छोड़ दीजिए, क्या यह बोतल छोड़ने पर ऊपर की तरफ उछल कर आती है? आपने एक अपवर्ड फोर्स महसूस किया होगा और बोतल पानी की सतह पर वापस उछल आई होगी। यह दर्शाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। असल में सभी लिक्विड इसी तरीके का फोर्स लगाते हैं। किसी लिक्विड द्वारा
किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर से लगाए गए फोर्स को अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में रहता है तो उस पर अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, लेकिन लिक्विड भी उस पर बायोंट फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बायोंट फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, और अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो ऑब्जेक्ट तैर जाएगी। बायोंट फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनमें से एक है लिक्विड की डेंसिटी, कि लिक्विड कितना गाढ़ा है। डेंसिटी के बारे में आप इस बुक के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आज स्टेप फर्दर में लिखा है कि आर्किमेडिस, जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक खोज की कि जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी या आधी रूप से किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो वह एक अपवर्ड फोर्स महसूस करता है जो डिस्प्लेस लिक्विड हटे हुए एक तरल के वेट के बराबर होता है। इसे आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का रूप वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूब जाएगा। अगर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में तैरेगा। आगे एवरहार्ड में लिखा हुआ है, कुछ रॉक्स यानी चट्टानें ऐसी होती हैं जो पानी पर तैर सकती हैं। ऐसे ही एक रॉक को प्यूमिस कहते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती हैं। ये प्यूमिस रॉक चट्टानें, जब लावा जिसमें बहुत सारी गैस और पानी पहले से जमा रहता है, जब वह लावा ठंडा पड़ जाता है तो इसमें गैस के टाइनी बबल्स छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। इससे एक हल्का पोरस रॉक यानी छेदनुमा चट्टान बन जाती है जिसमें हवा की जेबें भरी होती हैं, जिसमें हवा के बैलून्स बने हुए होते हैं अंदर की तरफ, जो पानी में कम डेंस होते हैं, और पानी पर ये जो रॉक हैं ये तैरने लगते हैं, ये डूबते नहीं हैं। तो हमारे ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।